नमस्कार, मैं अनुराग। नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को वेटिकन में निधन हुआ था। उनके जाने के बाद पूरे वेटिकन में 9 दिनों का शोक मनाया जा रहा है, जिसे पारंपरिक रूप से नोवेनडियाल कहा जाता है। इस दौरान नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पोप की मृत्यु के बाद यह कैथोलिक चर्च की सबसे अहम रस्मों में से एक होती है। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को किया जा रहा है। जानकारी वेटिकन ने दी है। उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा गया है। सबके पास ही धार्मिक नेताओं द्वारा प्रार्थनाएं की गई। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई है। कैथोलिक चर्च के कार्डिनल यानी पादरी आज वेटिकन आएंगे। अंतिम संस्कार में दुनिया के नेता और आम लोग भी जुटेंगे। पोप पिछले कुछ समय से फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती थे। वेटिकन कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फेरेल ने पोप फ्रांसिस के निधन की घोषणा की थी। पोप फ्रांसिस के निधन से वेटिकन समेत संपूर्ण दुनिया में शोक की लहर छा गई थी। पोप फ्रांसिस पिछले एक हफ्ते से ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे। इसके चलते उन्हें शुक्रवार को यानी 14 फरवरी को जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनका निमोनिया और एनीमिया का लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई थी। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के वेटिकन ने बताया कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिखे थे। इसके साथ ही प्लेटलेट्स भी कम पाई गई थी। हालांकि इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक नया अध्याय 2013 में जुड़ा, जब अर्जेंटीना के जेसुइट पादरी जॉर्ज मारियो बर्गोलियो को चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस चुना गया। वे रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप रहे और बीते 1000 वर्षों में पहले ऐसे पोप बने जो यूरोप से नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। उनका बचपन और युवावस्था ब्यूनस आयर्स में बीता। उनके दादा दादी इटली से आकर अर्जेंटीना में बसे थे। जब इटली में तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का शासन था, जॉर्ज मारियो बर्गोलियो ने सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स में दीक्षा ली और ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र में मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त की थी। 1998 में वे ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बने और 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें कार्डिनल नियुक्त किया था। पोप फ्रांसिस अपने सादगीपूर्ण जीवन, सामाजिक न्याय के लिए उठाई गई आवाज और गरीबों के प्रति सहानुभूति के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके नेतृत्व में चर्च ने कई आधुनिक विषयों पर खुले विचारों की ओर कदम बढ़ाया था। उनका यूं इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाना न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि दुनिया भर के लिए एक दुखद क्षण है। वे अपने कार्यों के माध्यम से हमेशा याद किए जाएंगे। अब नया पोप कैसे चुना जाएगा, इसकी एक अलग प्रक्रिया है। पोप का चुनाव एक सदियों पुरानी परंपरा के तहत होता है। 80 साल से कम उम्र के 138 कार्डिनल्स को एक विशेष सम्मेलन में बुलाया जाएगा। इसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। ये कार्डिनल्स सिस्टिन चैपल में बंद दरवाजों के पीछे गुप्त मतदान के माध्यम से अपना अगला पोप चुनते हैं। हर दौर में प्रत्येक कार्डिनल एक नाम मतपत्र पर लिखता है, जिसे फिर गिना जाता है। यदि किसी को 2/3 बहुमत नहीं मिलता तब वोटिंग दोबारा होती है। जब तक नया पोप नहीं चुना जाता तब तक काला धुआं छोड़ा जाता है, जो दिखाता है कि फैसला नहीं हुआ है। जैसे ही 2/3 बहुमत मिल जाता है, सफेद धुआं छोड़ा जाता है और घोषणा होती है, हमें एक नया पोप मिला है। कौन बन सकता है अगला पोप? लुइस एंटोनियो टैगले फिलीपींस वर्तमान में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वे पोप फ्रांसिस के विश्वास पात्रों में से एक हैं और चर्च में कई प्रभावशाली भूमिकाएं भी निभा चुके हैं। एंजेलो स्कोला इटली अनुभवी और पुराने दौर के परंपरावादी हैं। 2013 के कॉन्क्लेव में दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन अब उम्र उनके खिलाफ जा सकती है। पिएत्रो पारोलिन इटली वेटिकन के वर्तमान राज सचिव, जिनकी गहरी कूटनीतिक समझ उन्हें एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार बनाती है। पीटर तुर्कसन घाना, अगर वे चुने जाते हैं तब 1500 साल में पहले अफ्रीकी पोप बन सकते हैं। वे सामाजिक न्याय और पर्यावरण जैसे विषयों पर मुखर रहे हैं। रेमंड लियो बर्क
अमेरिका। कट्टर परंपरावादी हैं, लेकिन चर्च के भीतर उन्हें लेकर गहरे मतभेद हैं। पीटर एड्रो हंगरी परंपरावादी माने जाते हैं और उन कैथोलिकों का समर्थन पा सकते हैं जो पोप फ्रांसिस के सुधारवादी एजेंडे से असहमत थे। मैंटेओ जुप्पी इटली राजनयिक प्रयासों में सक्रिय और LGBTQ मुद्दों पर समावेशी रुख के लिए जाने जाते हैं। वहीं वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। पोप की उनकी अंगूठी और सील तुरंत नष्ट की जाती है ताकि उनके अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो सके। पोप के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे क्या किया जाता है। जैसे ही वेटिकन सिटी प्रशासक यानी कैमरलेंगो उनकी मृत्यु की घोषणा करता है, तुरंत उनकी दो चीजें नष्ट कर दी जाती हैं। पोप की मृत्यु के बाद पहला कदम होता है उनके शव की जांच का, जिसकी देखरेख स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख द्वारा की जाती है। जांच के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है और अंतिम रस्में शुरू होती हैं। पोप की औपचारिक घोषणा के लिए उनका शव पोप के निजी चैपल में रखा जाता है, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस घोषणा का मसौदा कैमरलेंगो द्वारा तैयार किया जाता है। उनकी अंगूठी और सील तुरंत नष्ट कर दी जाती है ताकि उनके अधिकार का दुरुपयोग कोई न कर सके। अंतिम दर्शन में पोप के शव को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए श्रद्धालुओं को अंतिम प्रणाम दिया जाता है। फिर उनका दफन किया जाता है, जिसमें लोग उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ये रस्में वेटिकन की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक गहरे दुख के साथ संपन्न होती हैं। पोप फ्रांसिस ने अपने जीवन काल में अनेक परिवर्तन किए और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी औपचारिक रस्मों में कुछ संशोधन किए गए हैं। उनका अंतिम संस्कार एक अद्भुत और गौरवमय समारोह है जो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। पोप फ्रांसिस के निधन से विश्व को एक दुख की झलक मिली है। उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। अब ईसाइयों का सर्वोच्च धर्मगुरु बनने के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि पोप फ्रांसिस के निधन के बाद दुनिया भर की निगाहें वेटिकन पर टिकी हैं। सवाल यह है कि अगला पोप कौन होगा? क्या वह पहला अफ्रीकी या एशियाई पोप होगा या चर्च यूरोप की ओर वापस लौटेगा? अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी जाते जाते पोप आखिरी में शांति और सद्भाव की अपील कर गए। पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने अपने जीवन के अंतिम दिन भी मानवता और शांति का संदेश दिया। ईस्टर के मौके पर वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने अंतिम सार्वजनिक संबोधन में पोप फ्रांसिस ने फिलिस्तीन और इजराइल में पीड़ित ईसाइयों के प्रति अपनी संवेदना जताई और विशेष रूप से गाजा की ईसाई आबादी की ओर इशारा किया था, जो इस समय अत्यधिक हिंसा और मानवीय त्रासदी का सामना कर रही है। साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन से गैर अमेरिकियों पर नरमी बरतने पर भी जोर दिया था। पोप ने अपनी बात को एक अपील के साथ समाप्त किया था। युद्ध कर रही सभी पार्टियों से मेरी अपील है, युद्ध विराम करो, बंधकों को रिहा करो और उन भूखे लोगों की मदद करो जो शांति के लिए भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि पोप ने सीधे सीधे इजराइल के सैन्य अभियान को नरसंहार नहीं कहा, लेकिन उनका अंतिम संदेश गाजा में हो रहे नरसंहार और भूखमरी की ओर स्पष्ट इशारा करता है। अक्टूबर 2023 से अब तक 51,200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मार्च में इजराइल द्वारा सभी मानवीय सहायता रोक देने के बाद गाजा में भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 18 मार्च से 9 अप्रैल के बीच इजराइल में कम से कम 36 एयर स्ट्राइक में केवल महिलाएं और बच्चे ही मारे गए हैं। पोप फ्रांसिस की अमेरिकी नीतियों पर आलोचना भी उनके कार्यकाल का एक अहम हिस्सा रही है। अपने अंतिम दिन उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस से संक्षिप्त मुलाकात की। कुछ हफ्तों पहले ही पोप ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की कठोर प्रवासन नीतियों की निंदा की थी और उन्हें मानव गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया था। अब जब पोप फ्रांसिस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और दुनिया को अब एक नया पोप मिलने वाला है, इस बीच में कम से कम इतनी तो आशा की जा सकती है, पोप फ्रांसिस ने अंतिम समय में दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के प्रति चल रहे जिस तरह के अमानवीय कृत्यों और उन हमलों को रोकने के लिए जो अपील की थी, इस पर इजराइल अमेरिका जरूर ध्यान देंगे और यही पोप को उनकी अंतिम श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, मैं अनुराग।